हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद दिलीप झा आपका स्वागत है। आशा है कि इसके पहले वीडियो आपने देखे होंगे घातांक में बनाए हुए नियम और उसके अंतर्गत वाले में। आज हम कक्षा 9वीं के एक अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि दो चरों का रैखिक समीकरण है। ये दो चरों का रैखिक समीकरण और इसको मैं आपको डिफाइन करूँगा कि किस तरह से एक चर, दो चर और युगपत समीकरण बनते हैं और कैसे हम इसको हल करते हैं। चाहिए इसको देखते हैं। पहला ये एग्जांपल आपके लिए है कि एक चर का रैखिक समीकरण। आपको फिनोमेना मैंने हमेशा कहा कि आप टर्मिनोलॉजी और फिनोमेना को अच्छे समझिए। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा तो आप बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप 10, 20, 50 सवाल भी बनाएंगे, आपको किसी न किसी सवाल में दिक्कत आ जाएगी। सबसे पहले आप क्लियर करिए कि एक चर रैखिक समीकरण क्या है। आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। एक चर जैसे यहाँ पर x + 5 = 10 है। 5 आप जानते हैं इसका मान है निश्चित, 10 का मान निश्चित है। किसका मान निश्चित नहीं? x का मान। इसलिए क्या करें? चर राशि। और ये क्या कहलाती हैं? अचर राशियाँ। चर और अचर दो राशियाँ होती हैं। अचर वो जिसका मान निश्चित हो गया, चर वो जिसका मान बदल सकता है। किसका मान बदल सकता है? x। लेकिन इसको भी आप हल करना जानते हैं। x + 5 = 10 है तो आप 5 का पक्षांतर करेंगे यहाँ पर, तो x = क्या हो जाएगा? 10 - 5, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऐसे एक और है यहाँ पर समीकरण a + 4 = 9 है। यहाँ पर 4 का मान निश्चित है, 9 का मान निश्चित है। ए यहाँ पर एक ऐसी राशि जो उसका मान निश्चित नहीं, ये हमारी चर राशि है। अब यहाँ देखिए दोनों समीकरण को 2 लिखा है, दोनों समीकरण आपको एक ही चर दिख रहा है x। दो चर, यहाँ भी एक चर है x है, यहाँ भी ये समीकरण में एक ही चर है, कौन सा? a। तो इस तरह से यदि किसी समीकरण में जो एक घातीय हो और उसमें केवल एक ही चर दिखे, ये एक ही अज्ञात राशि दिखे, वो कहलाता है एक चर का समीकरण। यहाँ भी आप a का मान निकाल सकते हैं। पक्षांतर 9 का मान 9 × 4 बराबर क्या जाएगा? 5 आ जाएगा। अब बी पार्ट में देखिए आप दो चरों का रैखिक समीकरण। ये एक चर का था, ये दो चर का। देखिए एक समीकरण लिखा मैंने x + y = 9। ये समीकरण बना यहाँ पर। इसमें देखिए दो चर हैं। आपको 9 का मान मालूम है, ये कितना होता है? 9 निश्चित है। ये अचर राशि हो गई। लेकिन x और y दो राशि ऐसी यहाँ पर है जिसका मान निश्चित नहीं है। इनका मान आपको ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ चर कैसे? एक x है, दूसरा y है, तो क्या हो जाएगा? दो चर। और हम देखेंगे रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण मतलब क्या है? यहाँ x घात क्या है? 1, a की घात 1, x की घात 1 है और y की घात 1 है। कहीं भी x² या y² नहीं है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है कि वर्ग समीकरण क्या है या एक चर का रैखिक समीकरण क्या है या दो चर रैखिक समीकरण क्या है। एक्चुअली रैखिक समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसमें घात क्या हो? 1 हो। जिसकी घात 1 होगी, चर राशि की घात अधिकतम घात, ये उसको बहुपद भी कहते हैं हम, या बीजी व्यंजक बनेगा जो भी, उसकी घात अधिकतम घात 1 है तो वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। और एक चर है तो केवल एक अज्ञात राशि रहेगी, और दो चर है तो वो दो अज्ञात राशि रहेगी। लेकिन दोनों में घात क्या रहेगी? एक ही रहेगी। इसलिए दोनों समीकरण क्या कहलाएंगे? रैखिक समीकरण कहलाएंगे। अंतर क्या आएगा? ये एक चर का रैखिक समीकरण कहलाएगा, ये दो चर का रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब यहाँ पर भी आप मान निकाल सकते हैं। मैंने एक समीकरण 1 लिखा है, दूसरा a + b = 7 लिखा है। ये दोनों समीकरण आपस में रिलेशन नहीं है। इसमें चर राशियाँ x और y हैं, यहाँ चर राशियाँ a और b हैं। और यहाँ भी लेकिन दो चर राशियाँ a और b, और a की घात भी 1 है, b की घात भी 1 है। अधिकतम इस बहुपद की घात कितनी है? 1 है। इसलिए रैखिक समीकरण है। और यहाँ दो चर हैं अज्ञात, इसलिए दो चर है। और दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। और इसको मिलाकर क्या बोलेंगे? एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब ये तीसरा पार्ट देखिए आप, सी पार्ट में दो चरों के युगपत समीकरण मैंने बोला है। ये शब्दावली आपको ध्यान रखना है, हम टर्मिनोलॉजी से बहुत ध्यान देना चाहिए। दो चरों के युगपत समीकरण मतलब है कि दोनों समीकरण यहाँ पर हैं। एक है x + y = 10 है, समीकरण 1 दिया है। दूसरा x - y = 4 है, -4 है। ये अपना समीकरण 2 दिया है। देखिए यहाँ पर ये दो ही समीकरण थे, लेकिन इनमें चर राशियों आपस में संबंध नहीं था। ये x और y में था, ये a और b में था। पर यदि दो समीकरण इस तरह से हों कि जिसमें दोनों में एक जैसी चर राशियाँ हों, जैसे यहाँ चर राशि कौन सी है? x और y हो। यहाँ भी चर राशि क्या है? x और y है। तो यदि इस तरह समीकरण हों तो इनको किस तरह हल करेंगे? क्योंकि आपने यहाँ भी देखा x + y = 9 है। इसको पक्षांतर करके आप x का y का मान नहीं निकाल सकते। यदि आप y का पक्षांतर करेंगे यहाँ पर तो x = क्या जाएगा? 9 - y। यदि x का पक्षांतर करेंगे तो y = क्या जाएगा? 9 - x आ जाएगा। तो यहाँ इस समीकरण से आप x या y का मान नहीं निकाल सकते, जैसा कि एक चर में निकालते हैं। इसलिए यहाँ पर यदि इस तरह समीकरण आते हैं तो इनको हल करने की 3 विधियाँ हैं, जिसको हम समझेंगे यहाँ पर कि यदि इस तरह से दो चरों वाली समीकरण आ जाए हमारे, जो कि रैखिक समीकरण हो। जो हमारा पार्ट यहाँ पर हमारा टाइटल है दो चरों का रैखिक समीकरण, तो वैसी स्थिति में दो चर हैं यहाँ पर x y। इनको हल करने की 3 विधियाँ हैं। पहली विधि है आलेखी विधि, दूसरी विधि है विलोपन विधि और तीसरी विधि प्रतिस्थापन विधि। हम क्रम से एक एक विधि के बारे में आपको बहुत डिटेल बताएंगे। मैं चाहूँगा कि आप मेरे पहले के वीडियोस देख लें अच्छे से और सारी वीडियोस को देखें। ये क्रम से हमारा जो पढ़ाने का क्रम चल रहा है, इसमें आप सारे फिनोमेना को आसानी समझ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सवाल बहुत सारे बना सकेंगे। और अब हम देखते हैं आलेखी विधि। इसको ग्राफ पेपर विधि भी कह सकते हैं, ग्राफ पेपर बनाया जाता है। तो आलेखी विधि में इन्हीं जो प्रश्न मैंने लिया है युगपत समीकरण x + y = 10 और x - y = -4, इसको ही मैं हल करके दिखाऊंगा। आपके समीकरण यहाँ पर सारणी बनाना है, मतलब सारणी 1 होगी। इसको देंगे आप x + y = 10 के लिए, बॉक्स में लिखेंगे आप यहाँ पर या कोष्टक में x + 10 के लिए, पहले समीकरण के लिए ये
यहाँ एक्स और वाई इस तरह से कॉलम बना लेंगे आप, और इस समीकरण को हल करने के जैसे कि आप रेखाखंड बनाते हैं। यदि हमारे को एक्स प्लस वाई इक्वल 10 में कोई भी एक मान मालूम हो जाए तो वो केवल एक ही अज्ञात राशि बचेगी और उसका मान आसानी से निकाल सकता है। किस तरह से? यदि x प्लस 5 है, जैसे यहाँ y का मान क्या हो गया 5 हो गया, इस तरह ये x बन गया केवल। तो ऐसे ही यदि हमारे पास कोई मान निश्चित हो जाए तो हम निकाल सकते हैं। यदि x का मान निश्चित हो जाएगा तो हम y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब कोई सारणी बनाते हैं तो x के मान अपने मन से भर लेते हैं। x मान में पहले भर लिया 1 2 3 4 5 6, मैंने इस तरह मान भर लिया यहाँ पर। और अब x प्लस वाई इक्वल 10 जो आप सीखे हैं ये मान रफ में निकाल सकते हैं आप चाहें तो जब आप x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 10 और एक पक्षांत 10 ऋण 1, तो बराबर क्या आएगा 9 आ जाएगा। और जब x बराबर आप 2 रखेंगे तब क्या जाएगा 8 आ जाएगा, 3 रखने पे 7 आएगा, 4 पे 6, और जब x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर 10 ऋण 5 है 5 आएगा, और x पर 6 रखेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। ये आपको रफ में निकालना है और सारणी आप यहाँ पर स्पष्ट भर सकते हैं। अब इसी तरह से दूसरी सारणी आपको बनाना है। सारणी 2 यहाँ पर रहेगी जो x माइनस वाई माइनस 4 दूसरे समीकरण के लिए रहेगी। लिख भी देना आपको x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 के लिए, सारणी किसके लिए, दूसरे समीकरण के लिए। यहाँ भी x का मान आप 1 2 3 4 5 6 देखिए मैंने मान जो लिए वो एक जैसे लिए। मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा या ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आपको इस सवाल हल करने में आसानी होगी। सामने हमने यहाँ मान रखा, अब लेकिन हल करने में थोड़ा आपको सावधानी रखना है। कुछ समीकरण में आपको माइनस रहेगा, अचर राशि जो है उसका मान भी नेगेटिव हो सकता है, तो पक्षांतर सही तरीके करना है। x इक्वल टू 1 रखेंगे आप यहाँ पर तो 1 यहाँ रहने देंगे, और यदि माइनस वाई को पक्षांतर यहाँ करेंगे तो -4 यहाँ जाएगा, +4 हो जाएगा, कितना जाएगा वो 5 आ जाएगा। तो यदि माइनस का वाई है तो आप वाई को पक्षांतर करिए, संख्या को यहाँ लाइए। जैसे x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर क्या होगा, 2 ऋण वाई बराबर ऋण 4 होगा, तो माइनस वाई को यहाँ ले जाइए तो धन का वाई हो गया, और ऋण 4 यहाँ है धन का हो गया, तो 4 2 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। इस तरह से आपको इस समीकरण से रफ में हल करते हुए बाकायदा मान भरना है। यहाँ आपका सारणी में मान भरा हुआ ही आवश्यक है और ये मान सही होने चाहिए, तब हम इसको उपयोग करेंगे। अब मैंने 3 पॉइंट आपको ट्रिक्स बताता हूँ इसको हल करने के लिए, कैसे आपको हल करना है। पहली टिप में लिखा मैंने कि x व y के मान पॉजिटिव हों, कोशिश करना है। ये कोई रूल नहीं है कि आपको नेगेटिव रख सकते हैं या 0 रख सकते हैं, बहुत बार हम नेगेटिव वैल्यूज़ भी रखते हैं। उसका कारण बताऊंगा। x व y के मान पॉजिटिव रखना, मैंने पॉजिटिव रखे, -1 -3 -4 भी ले सकता था लेकिन नहीं लिया, और यहाँ मैंने पॉजिटिव लिए। मेरे कुछ मान समीकरण ऐसे हो सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू x की लेने पर भी y का मान नेगेटिव आ सकता है, उसका भी कारण बताऊंगा। पहले पॉइंट में आते हैं, x y पॉजिटिव लें। क्यों? जब आप इस तरह से ग्राफ पेपर बनाते हैं तो ग्राफ पेपर में आपको 4 तल मिलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ मैंने इसको छोटा सा आगे बढ़ाया है। यदि आप ग्राफ पेपर में आपके सारे मान पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपको ग्राफ पेपर का जो बनता है उसका सबसे पूरा हिस्सा उपयोग करते बनेगा। और अपनी कॉपी में आप पूरे, जैसे यहाँ पे ग्राफ पेपर हम देखें, यदि हम यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड ग्राफ पेपर है तो यहाँ यदि हम लाइन खींचेंगे वाई एक्स की, यहाँ एक बीच में लाइन खींचेंगे एक्स एक्सेस की, तो हम केवल इतने पार्ट का उपयोग कर सकेंगे, इस बोर्ड के चौथाई हिस्से का ही उपयोग कर सकेंगे। लेकिन यदि सारे मान धनात्मक हैं तो हम चाहेंगे कि हम x का मान, y का लाइन यहाँ खींच सकते हैं और x की लाइन यहाँ खींच सकते हैं, तो ये पूरा बोर्ड हमारे ग्राफ बनाने के काम में आएगा और बहुत बड़ा स्पेस हमको ग्राफ बनाने के लिए मिल जाएगा। इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि हम पॉजिटिव मान लें। दूसरा पॉइंट है, दोनों सारणी में x मान समान होना चाहिए, कोशिश करना है, जरूरी नहीं है। दोनों सारणी में x मान समान लेने का उद्देश्य क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट आपने यहाँ गौर किया होगा सारणी में कि जब मैंने यहाँ पर बनाया तो यहाँ पर 1 2 3 साल ये 3 और 7 आया है, ठीक है। और यहाँ जब मैं बनाया तो यहाँ भी क्या है 3 और 7 आया है। आप देखिए कि ये पॉइंट दोनों में समान है कि नहीं। तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपको ग्राफ बनाते के पहले ही आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा जो कटान बिंदु है, जो ग्राफ बनाऊंगा उसमें 2 पॉइंट उभयनिष्ठ हैं और यहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में काट सकती हैं। यदि ये आपको हो सकता है, ये कब होगा, जबकि आप दोनों सारणी में x के मान समान लेंगे। यदि इसमें x मान 1 2 3 4 लिए हैं, इसमें यदि 5 7 6 8 लिया है, तब आपको कभी मैच करता हुआ नहीं मिलेगा, वो तो ग्राफ बनाने के बाद ही फिर पता चलेगा। तो ये एक आइडिया हो सकता है बस इसके लिए। तीसरा है, सभी बिंदु आवश्यक नहीं, 3 बिंदु पर्याप्त हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पहले पॉइंट से रिलेटेड है। जब आपने x का मान धनात्मक रखा, उसके बावजूद यदि आपको वहाँ पर ऋणात्मक मान मिल गया तो आप कोशिश करिए कि वो वाले मान को छोड़ दीजिए। मैंने यहाँ पर कितने पॉइंट निकाले, 6, यहाँ भी कितने हैं 6 पॉइंट। लेकिन किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए आवश्यक केवल 3 बिंदु होते हैं, 2 बिंदु नहीं। 2 बिंदु में लाइन तिरछी भी हो सकती है, कम से कम 3 बिंदु हमको लेना है। 3 बिंदु आप प्लॉट करेंगे, ग्राफ में डालेंगे वहाँ पर ग्राफ पेपर में, तो आपकी लाइन बन सकती है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर ग्राफ पेपर बनाया है, आपको पॉइंट से बताऊँगा। पहली वाली सारणी के लिए बना रहा हूँ मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट लिया है 1 और 9 को चुना है मैंने। 1 और 9 कहाँ हुआ, ये 1 लिया और यहाँ पर कहाँ गया ये 9, तो ये 1 और 9 ये हमारा पॉइंट आया है, ये 1 और 9 है यहाँ पर। तो एक एक्स चला 1 और यहाँ चला
9 पॉइंट। दूसरा मैंने पॉइंट लिया यहाँ पर 3 और 7, ये मैंने लिया है 3 और 7, तो यहाँ लिया मैंने 1 2 3 और इसके ऊपर कितने पॉइंट चलूँगा ऊपर 7, तो मैंने यहाँ पर ये 7 पॉइंट ऊपर चला, तो ये वाला मेरा पॉइंट आया कौन सा 3 7। फिर मैंने अगला पॉइंट लिया है 6 और 4, देखिए मैंने 5 5 और 4 6 को छोड़ दिया यहाँ पर, है ना। कोई भी 3 पॉइंट हम ले सकते हैं, 6 और 4 को लिया मैंने, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर जाएंगे 4, तो ये पॉइंट लिया मैं 6 और 4 को लिया। अब दूसरी सारणी में जाते हैं। दूसरी सारणी में अभी मैं कोई भी 3 बिंदु लूँगा। पहला पॉइंट मैंने ले लिया, पहला बिंदु ही ले लिया 1 और 5, तो निश्चित है कि यहाँ पर मैं 1 में जाऊँगा, एक्स अक्ष में 1 और फिर 1 2 3 4 कर कहाँ जाऊँगा 5, तो ये आ गया मेरा 5 आ गया, 1 और 5। फिर मैं 2 और 6 को छोड़ ले रहा हूँ, 2 और 6 ले लिया मैंने, ठीक है। तो 2 और 6 यहाँ पर लिया, तो ये आ गया यहाँ पर 1 2 और 2 के बाद यहाँ ऊपर 1 2 3 4 5 यहाँ कितना है अभी, ये 6 आ गया मेरा। और मैंने देखिए यहाँ पर 3 और 7 को छोड़ दिया है, ये मैंने जानबूझ कर छोड़ा है, ये दिखाने के लिए कि जब आप यदि इस बिंदु को छोड़ भी देंगे तो भी आपकी जो लाइन होगी आपस में कटेगी और 3 7 ही आपका उत्तर आएगा। अब अगला बिंदु मैं ले लेता हूँ यहाँ पर तीसरा बिंदु। ये 2 बिंदु में लाइन तिरछी हो सकती है या गलत हो सकता है, तो तीसरा बिंदु यदि हम वहाँ डालेंगे तो लाइन में कोई एक बिंदु छूटेगा, इसलिए 3 बिंदु आवश्यक हैं। यदि तीनों बिंदु जब एक ही लाइन में आ रहे हैं स्केल में आपके, तभी आप मानिए कि आपने पॉइंट सही वहाँ पर प्लॉट किया है। तो मैंने लिया 4 और 8 ले लिया है, तो यहाँ पर 4 आ गया और 4 के बाद यहाँ पर आ गया, ये 8 में आ गया, ये आ गया मैंने। तो ये 1 2 ये 3 बिंदु है और ये 1 2 और ये 3 बिंदु हैं। आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लाइन में बनाऊंगा इस तरह से, जब स्केल से आप इसकी लाइन बनाएंगे इस तरह आपकी लाइन बनती चल जाएगी। ये आपकी लाइन बनेगी पहले समीकरण के लिए और दूसरे के लिए आपकी लाइन बनेगी इस तरह से, ये बनेगी लाइन, ये दूसरा समीकरण बनेगी। आप देखिए कि दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर काट रही हैं। बिंदु कौन सा है आप यहाँ से मिलाइए। यदि हम इस बिंदु को वाई अक्ष में सीधा सीधा स्केल से मिलाते हैं, ये हमने मिलाया यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको नीचे एक्स अक्ष से मिलाते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर ये मिला रहे हैं, ये किस बिंदु पर आ रहा है 3 और 7 में आ रहा है। मतलब एक्स अक्ष में कहाँ टच कर रहा है आगे 3 पे और कहाँ कर रहा है 7 पे। तो ये वाला पॉइंट जो आपका है, ये पॉइंट आपका कौन सा है, ये एक्चुअली ये 3 और 7 है। ये एक ऐसा बिंदु है जो दोनों रेखाओं पर उपस्थित है। मतलब ये जो 3 और 7 हैं, ये पहले समीकरण को हल करेंगे, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। एक्स मान कितना है 3 और वाई मान कितना है 7 और 3 कितना होता है 10। अब देखिए दूसरे में चेक करिए, एक्स मान 3 और वाई का मान कितना है यहाँ पर 7, 3 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा ऋण का 4, ना कि धन का 4, क्या आएगा ऋण का 4। एक्स ऋण 7 बराबर ऋण का 4। तुरंत आपको चेक हो जाएगा कि मेरे द्वारा निकाला गया मान सही है कि नहीं है। ये बहुत ही आसान तरीका आलेखी विधि से हल करने के लिए। इसमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना है आपको। मैंने यहाँ पर आपको 6 बिंदु निकाले, लेकिन 6 में से केवल 3 उपयोग किया। यदि ऋणात्मक मान आता तो भी आप वहाँ पर उसको छोड़ सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पर आलेखी विधि में 2-3 तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं। ये पहली स्थिति तो आपने देखी, यहाँ पर ये आपका ये कटान बिंदु है, यहाँ हल हो रहा है, तो ये स्थिति हो जाती है, स्थिति 1 कहते हैं इसको। ये आपकी हो जाएगी स्थिति 1 है यदि ये, और इसका परिणाम क्या होता है, इसको हम परिणाम बोलते हैं। इसका परिणाम रहेगा या इसका हल जो निकलेगा वो होगा, ये होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल माने एक हल, कोई भी एक हल निकलेगा, इसका अद्वितीय हल निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरी स्थिति में ले रहा हूँ, यहाँ पर ये दूसरी स्थिति है। ऐसा हो सकता है कि आप एक ग्राफ में एक लाइन बनाएं, उसके बाद दूसरी लाइन बनाएं, लेकिन दोनों लाइन कहीं भी एक दूसरे को ना काटें, बहुत दूर दूर चली जाएं और एक दूसरे के समानांतर दिखें। समानांतर होने की स्थिति में क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर इसका परिणाम क्या होगा, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं होगा। क्यों इसका परिणाम होगा, क्योंकि हम लाइन को कितना भी आगे बढ़ाते चल जाएं, ये आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे। और तीसरी स्थिति हो सकती है, तीसरी स्थिति में बता रहे हैं यहाँ पर कि यदि एक लाइन आपने बनाई है, देखिए हमने लाइन किया है, एक लाइन यहाँ तक बनी है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइन छोटी छोटी बने आपके पॉइंट के कारण, लेकिन एक दूसरे से दूर हों, लेकिन जब उसको स्केल से मिलाने की कोशिश करेंगे तो मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ यदि आप स्केल से मिलाने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं मिलेंगी। यदि लाइन ऐसे 2 अलग अलग बनी है और ऐसी हैं कि एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, इसको कहते हैं संपाती लाइन। संपाती लाइन में क्या होगा, यहाँ बहुत सारे बिंदु कॉमन आ रहे हैं, ये सारे बिंदु क्या है कॉमन है, इसके क्या हो जाए, इसका परिणाम होता है अनेक हल। इसको हम बोलते हैं अनेक हल। ये आपका बहुत सारा हो जाएगा। 3 स्थितियां हैं आलेखी विधि में। पहली स्थिति होगी आलेख में ग्राफ एक दूसरे को लाइन आलेख काट रहे हैं, तो उसका एक हल है जो कि 3 7 निकला। दूसरी से हो सकती है कि आप ग्राफ बनाया आपने ग्राफ पेपर में और वो लाइन से एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। दोनों समीकरण कोई उभयनिष्ठ हल नहीं, इनको कोई हल नहीं का मतलब उभयनिष्ठ हल नहीं है। ऐसे हल जो दोनों समीकरण में एक साथ फिट बैठ रहे हैं वो कहलाता है उभयनिष्ठ हल। और तीसरे में ऐसे हो सकते हैं जब आप लाइन जो संपाती है, यहाँ बहुत सारे बिंदु ऐसे हो सकते हैं जो हम
ड्रॉप करके निकाल सकते हैं, उसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है 3 स्थितियाँ के लिए। आशा है कि आप इसको अच्छे आसानी समझे होंगे और इसके हम दूसरे 2 वीडियो और देखेंगे। आप मेरा चैनल मैथ्स फंडा विद दिलीप झा जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अपना क्लास के फोल्डर मिलेंगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं फोल्डर्स हैं और उनमें आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने मनपसंद वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ लाइक करिए और इससे आप बहुत ज़्यादा लाभ उठाइए। थैंक्स।